Hello everyone, welcome to Ashraj Academy. I'm Vaibhav Singhania and you are watching Coulomb's Law. ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हम लोग लेक्चर 2 में मैंने पहले ही बताया हुआ है अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ कैसे डेवलप हुआ, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग फोर्सेस ऑन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, क्योंकि कूलम्स लॉ बेसिकली फोर्स का लॉ है कि दो चार्ज पार्टिकल पे फोर्सेस किस तरह से लगते हैं, किस डायरेक्शन में लगते हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये सब कूलम्स ने ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मेरे इनिशिएटिव्स जो कि अशराज एकेडमी है उसके बारे में बता देता हूँ। अशराज एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आज के डेट में जो कोचिंग एकेडमीज होती हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उन सभी तक एकदम सिलेबस के हिसाब से, राइट, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द IIT JEE सिलेबस मैं उन तक ये कंटेंट पहुंचा पाऊँ जिनको पढ़ के वो ये विश्वास ले सकते हैं कि ये सफिशिएंट है उन लोगों के लिए, राइट। क्योंकि मैंने भी अपने ज़माने में प्रिपरेशन की हुई थी और मैंने भी IIT JEE क्रैक करी हुई है, तो मुझे पता है कि कितना कंटेंट सफिशिएंट है, कितना नहीं है। तो मैं उसी हिसाब से अपने लेक्चर्स डेवलप करूँगा और आप सभी लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें जो भी कंटेंट पढ़ाए जाएंगे वो सफिशिएंट होंगे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो प्लीज डू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट you cannot miss any updates, any quality videos that is further going to uploaded on my channel, right? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अबाउट कूलम्स लॉ। अगर आप लोग आगे कोई भी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज ये बेल आइकन जो आपकी स्क्रीन में दिख रही है वो बेल आइकन को आप प्रेस करिए। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन के बगल में एक बेल आइकन का बटन रहता है, वो आप प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी वीडियोस अगर अशराज एकेडमी में डलते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और उन वीडियोस को देख के आप अपनी प्रिपरेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मुझे मेल कीजिए, जो यहाँ पे नीचे ईमेल आईडी शोन है उसमें जरूर मेल कीजिए कोई भी क्वेश्चन को। मैं नहीं बोलता जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के बारे में आपको डाउट है तो मेल कीजिए। आप किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल मेल कर सकते हैं, मैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को रिप्लाई करूंगा फॉर ईच ऑफ योर डाउट्स। ठीक है, हर इंसान का डाउट मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप लोग अपने डाउट्स मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में डाउट है किसी भी बुक से, ठीक है, तो मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा उसका सॉल्यूशन के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ, देखिए कूलम ने दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्सेस लग रहे थे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे थे, पर वो कितना लगा रहा था, किस डायरेक्शन में लगेंगे वो फोर्सेस, ये सब ऑब्जर्वेशन कूलम्स ने किया। ठीक है, तो उसकी जो पहली ऑब्जर्वेशन थी, सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिस्टर कूलम की, वो ये थी, राइट, हम लोग देखते हैं दैट फोर्सेस दैट इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, Q1 एंड Q2, यहाँ ब्लू स्फीयर से आप लोग देख सकते हैं दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड से, दैट इज Q1 से भी और Q2 से भी। तो ये उसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी कि उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड से ये फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब जितना ज्यादा चार्जेस होंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यही होता है, फोर्स जितने ज्यादा, सॉरी, चार्जेस जितने ज्यादा उतना ही ज्यादा फोर्स। और ये जो फोर्स होगा, ठीक है, जो इन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके डिस्टेंस के स्क्वायर से। अभी डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, इन दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये दो पार्टिकल है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी लाइन बोल सकता हूं मैं, ये वाली लाइन। ठीक है, इसी को मैं आर बोल रहा हूँ, डिस्टेंस उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि जैसे जैसे आर बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स कम होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे किसी दो चार्ज पार्टिकल का तो फोर्स कम ही होगा। एक को आप इंडिया में रख लीजिए, एक को यूएसए में रख लीजिए, तो क्या वो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएंगे ना, इतनी दूर है तो फोर्स नहीं लगा सकते। और जैसे जैसे वो पास आएंगे, जैसे जैसे आर की वैल्यू कम होगी फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, या फिर जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी
फोर्स की वैल्यू कम है। तो ये दो बड़े ऑब्जर्वेशंस थे कूलम्स के, और इसी के बेसिस पे उसने जो लॉ दिया था फोर्स के मैग्नीट्यूड का दो चार्ज पार्टिकल पे, उसने यहाँ पे बोला था इट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात उसने बोली कि दैट इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे उसने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, इट इज नोन एज K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन उसकी डेवलप होके आ गई, ठीक है, और ये K की वैल्यू उसने एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटिंग करके ये K की वैल्यू निकाली, राइट। कैसे एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, बहुत सारे Q1 Q2 चार्ज पार्टिकल्स लिए, उनको अलग अलग सेपरेशन पे रखा, और यहाँ पे जो उनके फोर्सेस लग रहे थे वो मेजर कर लिया गया, और Fr² बाय Q1 Q2 से K की वैल्यू निकाली गई। ठीक है, और ये K की हर एक्सपेरिमेंट के हर डेटास के जैसे Q1 Q2 R की वैल्यू अलग अलग होने पर इन K की वैल्यू देखी गई, और ये K की वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी, राइट। जिस भी मीडियम में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस मीडियम में ये K की वैल्यू कांस्टेंट आई। ठीक है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि K की वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी, और इसकी वैल्यू जो उन्होंने निकाल के दी K की अगर मैं बात करूं तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये वैल्यू बोल दी गई K की, और एप्सिलॉन को, ठीक है, एप्सिलॉन क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, इस एप्सिलॉन की वैल्यू को उसने बोला परमिटिविटी। ठीक है, इस एप्सिलॉन की वैल्यू को उसने बोला परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये उसको कैसे पता चला कि ये K की वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट है। ठीक है, ये एक और ऑब्जर्वेशन था उसके पास कि जो K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया इस इक्वेशन में, ये K की वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट है, ये कैसे पता चला। देखिए बहुत आसानी से हम लोग इसको बता सकते हैं कि जिस भी मीडियम में उसने ये K की वैल्यू निकाली थी, राइट, बहुत सारे Q1 Q2 लिए, ठीक है, बहुत सारे डेटाज लिए, Q1 Q2 का एक डेटा उनके सेपरेशन का, ठीक है, फिर दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा, ऐसे बहुत सारे डेटा लिए गए, और Fr² बाय Q1 Q2 से K की वैल्यू निकाली गई। फिर धीरे धीरे ये पता चला जब K की डिपेंडेंसी चेक होने लगी कि ये भैया K किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और इसको जब हम लोगों ने यूज किया इस चीज को और एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया इस फोर्स के, तो उसको हम लोगों ने लिखा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही था, और फिर पता चला कि जो मास है ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उस मैटर की, ठीक है, जो कि कांस्टेंट रहती है, राइट। तो वैसे यहां से जो K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया, इसकी डिपेंडेंसीज चेक की गई कि ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसकी डिपेंडेंसीज चेक करना। तो जब हम लोगों ने अलग मीडियम पे एक्सपेरिमेंट किया और सेम डेटा यूज किया, राइट, जो किसी एक मीडियम में यूज कर रहे थे, सपोज दिस इज फर्स्ट मीडियम, और यहाँ पे कोई Q1 Q2 R1 सेपरेशन है, Q1 Q2 R2 सेपरेशन है, Q1 Q2 R3 सेपरेशन है, ऐसे करके बहुत सारे डेटाज यूज किए इस मीडियम में। और अगर मैं दूसरे मीडियम में जब सेम डेटा यूज किया, Q1 Q2 R1 सेपरेशन, Q1 Q2 R2 सेपरेशन, Q1 Q2 R3 सेपरेशन, सेम डेटा, ठीक है, दोनों मीडियम में सेम डेटा यूज किया, तो मुझे पता चला मुझे यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अलग मिल रही है, और इस मीडियम में फोर्स की वैल्यू अलग मिल रही है, राइट। फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने ये बोली थी, यही तो बोली थी फोर्स की वैल्यू। अब हम लोग देखा कि जब हम लोगों ने Q1 Q2 को कांस्टेंट रखा दोनों मीडियम में, तो फोर्स की वैल्यू डिफरेंट मिली हमें। अब जब फोर्स की वैल्यू डिफरेंट मिली तो हम लोगों को पता चला कि ये जो K है ये एक मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, ठीक है, किसी एक मीडियम में ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, हर मीडियम में इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है। तो ये एक मीडियम में चाहे आप 1000 एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, लाखों एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, ये K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जैसे मीडियम चेंज करते हैं ये K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस बारे में हमें पता चला, ठीक है, तो वहीं से पता चला कि K इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। ठीक है क्या, K इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, ओके। तो अब और फिर उसके बाद और एक्सपेरिमेंट हुए, K की फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता चली, और एक्चुअली पता चला K का रियल वेरिएशन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो ज्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं,
के का वैल्यू हमें पता चला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, और एप्सिलॉन को इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बताया गया, जिसको परमिटिविटी बोला गया। ठीक है, एप्सिलॉन को क्या बोला गया? इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, और जिसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग लिखने पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, लिखना जब भी होगा आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए के के बारे में हम लोगों ने पता चल गया कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, एंड के की डिपेंडेंसी एप्सिलॉन पे होती है, जो कि एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है मीडियम की, और उसे हम लोगों ने परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल दिया गया। अब ये परमिटिविटी क्या है, इसके बारे में मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने के बाद। ठीक है, परमिटिविटी के एक स्पेशल लेक्चर होगा, ताकि वहां पे आप लोगों को समझ में आए कि परमिटिविटी एक्चुअली है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड की उसकी जान उसमें थोड़ी यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट का, इसीलिए मैं परमिटिविटी आप लोगों को बाद में पता चलेगी। ठीक है, तो एफ का जो मैग्नीट्यूड का रियल फॉर्मूला निकल के आया, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स का उन कूलम्स लॉ से। ठीक है, और एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अब आप देखिए जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का इन दो चार्ज पार्टिकल्स पे, वो परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब परमिटिविटी जितनी ज्यादा, फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही कम। ठीक है, तो ये क्या है परमिटिविटी, कैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड कम कर देता है इसके ज्यादा होने से, इसको बताने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने के बाद बताऊंगा। राइट, तो परमिटिविटी के बारे में हमने पता चल गया हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं ये पता चल गया। लेकिन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड पता करने से क्या होता है, डायरेक्शन के बारे में भी तो नॉलेज होना चाहिए। तो डायरेक्शन, अब डायरेक्शन के बारे में इन्होंने कहा कूलम्स ने कि जो दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग, इनके सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करती है इसको, उसके अलोंग फोर्स होगा। मतलब ये जो लाइन है इसके अलोंग फोर्सेस होंगे। ठीक है, आइदर इन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर होगा फोर्स, जो मैं ये रेड लाइन से इंडिकेट कर रहा हूं, या फिर अवे फ्रॉम ईच अदर होगा फोर्स। ठीक है, या फिर ये एक दूसरे से अवे होगा, लेकिन होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दिस टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसी लाइन के अलोंग होगा, या तो एक दूसरे के तरफ होगा या एक दूसरे से दूर जाएगा फोर्स। ये बात उन्होंने बोली। ठीक है, और ये बात हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही पढ़ ली थी कि एक दूसरे से दूर कब जाएगा। एक दूसरे से दूर जाने का मतलब रिपेलिंग फोर्स है, और एक दूसरे से पास आने का मतलब अट्रैक्टिंग फोर्स है। अगर अनलाइक चार्जेस होंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर लाइक चार्जेस होंगे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये था फोर्स की फुल ऑपरेशन। ठीक है, पूरी चीज के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी। के क्या होता है, के मीडियम पे डिपेंड करता है, के की वैल्यू क्यों किसी मीडियम के लिए कांस्टेंट आई। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, बहुत सारे डेटाज लिए गए, और के मीडियम पे डिपेंडेंट क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया। जब हमने वही एक्सपेरिमेंट दूसरे मीडियम पे किए, तो सेम डेटाज के लिए फोर्स की वैल्यू अलग अलग आई थी हमारे पास। ठीक है, तो ये बातें थी टोटल फोर्स की, कूलम्स लॉ की। राइट, देखिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कूलम्स लॉ में इंडिविजुअल वैल्यू पता कर ली फोर्स की, फोर्स एज ए वेक्टर की। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता कर लिया, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू पता कर ली, 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। एप्सिलॉन इज अ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, और आपको फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई कि ये जो दो पार्टिकल्स के सेंटर की जो लाइन होगी, उस लाइन के अलोंग फोर्स होगा, आइदर एक दूसरे से अवे होगा या फिर एक दूसरे के तरफ होगा। अब क्या करना है मुझे, देखिए फोर्स की एक इक्वेशन डेवलप करनी है जिसमें उस फोर्स वेक्टर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, फोर्स वेक्टर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, मेरे पास उसके पास दोनों चीजें हों उस इक्वेशन में। कौन कौन सी दोनों चीजें, वेक्टर के लिए क्या क्या दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, उस इक्वेशन में उसका मैग्नीट्यूड भी हो, और उस इक्वेशन में उसकी डायरेक्शन भी। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली तो आपको पता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, और डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स होती है। ठीक है, उनके लाइन जो ज्वाइन करेगी उनको सेंटर्स की, उन दो चार्ज पार्टिकल्स की, उसके अलोंग होगी, आइदर अवे फ्रॉम ईच अदर और टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो इस चीज को मुझे डिराइव करना है, डेवलप करना है इक्वेशन को। सपोज आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r।
ठीक है क्या? अगर आपके पास ये दो चार्ज पार्टिकल हैं जो कि r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो फिर आप लोग यहाँ पे देखिए फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप लिख सकते हैं, इट इज k q1 q2 बाय r स्क्वायर। और डायरेक्शन भी मैंने आप लोगों को बताई कि इस लाइन के अलोंग होगी, जो भी इन दो पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसके अलोंग होगी, आइदर टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो इस लाइन के अलोंग मेरे को एक यूनिट वेक्टर चाहिए, और उस यूनिट वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स एज ए वेक्टर लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये डायरेक्शन वाला पार्ट हो जाएगा। तो मुझे यूनिट वेक्टर की आपको एक डायरेक्शन बतानी है कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग होगी, और इस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन बनाता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस चार्ज पार्टिकल को मैंने ओरिजिन बना दिया। ये देखिए, इस चार्ज पार्टिकल को मैंने ओरिजिन पे रख दिया। कौन से चार्ज पार्टिकल को? Q1 को 0,0 पे यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब आप देखिए इस Q2 का जो भी पोजीशन वेक्टर होगा वो अलोंग दिस लाइन होगा क्या? ठीक है, तो अलोंग दिस लाइन एक वेक्टर डिफाइन करने के लिए मैंने इसको एज ओरिजिन ट्रीट कर लिया, और इस Q2 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो अलोंग दिस लाइन होगा, राइट? लाइन जॉइनिंग बिटवीन ओरिजिन एंड दिस सेंटर ऑफ दिस पार्टिकल, यही होगा। तो इसके अलोंग होगा ना वो पोजीशन वेक्टर, इस वेक्टर के अलोंग, इसी लाइन के अलोंग। अब इस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर, इस लाइन के अलोंग जो मैं यूनिट वेक्टर लूंगा उसको मैं आर कैप बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर जो आर वेक्टर है उसी के अलोंग मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, अब आप देखिए ये जो आर कैप है ये रेडियली आउटवर्ड होगा क्या? ठीक है, हर जो है पोजीशन वेक्टर वो रेडियली आउटवर्ड ही होता है, इसकी डायरेक्शन ये है इस पोजीशन वेक्टर की, क्योंकि ओरिजिन से मेजर हो रहा है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड रहती है, आप लोग को ये बात समझनी चाहिए। ठीक है, इट इज ऑलवेज एज्यूम टू बी रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो आर कैप की मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि ये रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है, और एक दूसरी बात की ये यूनिट वेक्टर होता है, और तीसरी बात ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द टू पार्टिकल्स होता है। ठीक है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये तीनों बात आप लोगों को याद रखनी है। तो मुझे तो कोई भी चार्ज पार्टिकल स्पेस में दे दिया जाए तो मैं उसका यूनिट वेक्टर, उनके जो लाइन जॉइनिंग सेंटर है उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर आर कैप बोल दूंगा, जिसकी प्रॉपर्टी होगी रेडियली आउटवर्ड होगा ये। ठीक है, अब आप देखिए जनरलाइज इक्वेशन कैसे बन गई सारे चार्ज पार्टिकल के लिए, ये क्यों सेटिस्फाई करेगी। मैंने इनिशियली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेके इसको चालू किया था क्या, इस इक्वेशन को, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से रिपेल करते हैं, इसीलिए जो पोजीशन वेक्टर आया इसका यूनिट वेक्टर वो रेडियली आउटवर्ड आया, और वहां पे वो सेटिस्फाई कर रहा था, क्योंकि इस पे जो फोर्स होगा दोनों पॉजिटिव चार्ज पे वो रेडियली आउटवर्ड होगा, इस पे भी जो फोर्स होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, राइट? तो ये आर कैप की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दोनों फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्टिव हो जाएं, वो कब हो जाएंगे? जब इनके पास, एक के पास पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव चार्ज होगा। अनलाइक चार्जेस के लिए फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगे, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये आर कैप तो रेडियली आउटवर्ड है। अगर यहाँ पे Q1 को मैं पॉजिटिव रखता हूँ, Q2 को एक नेगेटिव रखता हूँ, तो नेट नेगेटिव साइन बाहर आएगा क्या? ठीक है, नेट नेगेटिव साइन बाहर आएगा, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस आर कैप के अलोंग होगी। देखिए फोर्स वेक्टर क्या आएगा, के Q1, और इसको मैं माइनस रखता हूँ। ठीक है, माइनस Q2 रख देता हूँ, एक चार्ज पार्टिकल माइनस है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस के पार्टिकल है ना, मैंने आप लोगों को बताया, और ये आर कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से माइनस आर कैप आ जाएगी। माइनस आर कैप क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली? रेडियली इनवर्ड, क्योंकि आर कैप को मैंने रेडियली आउटवर्ड डिफाइन किया था, और ये माइनस आर कैप ऑटोमेटिकली रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। तो देखिए
मैंने केसेस दो पॉजिटिव चार्ज पे मान के डेराइव किया और वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर गया सारे चार्जेस पार्टिकल के लिए जब हम उन चार्ज पार्टिकल को उनके साइन के साथ पुट करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये Q1 और Q2 को आप साइन के साथ पुट करेंगे इक्वेशन में विथ साइंस। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट नहीं कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलुम्ब है और ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलुम्ब है, तो इनको इनके साइन के साथ आप इक्वेशन में पुट करेंगे सेम इक्वेशन में। ठीक है, जो आर कैप हम लोगों ने रेडियली आउटपुट एज्यूम किया है उसमें पुट करेंगे आप लोग, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक माइनस साइन बाहर आके इसको माइनस आर कैप बना देगा और डायरेक्शन उसके पास ऑटोमेटिकली रेडियली इनवर्ड आ जाएगी। राइट, तो मैंने एक इक्वेशन दो पॉजिटिव चार्ज लेके एज्यूम किया। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज लेके डेराइव किया और ऑटोमेटिकली वो इक्वेशन सारे केसेस के लिए सेटिस्फाई करने लगी। ठीक है, अगर मैं चार्जेस विथ साइन पुट करूंगा तो। ठीक है क्या, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे ये सीखते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने ओरिजिन तो मान लिया इस केस में, पर अगर दो चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर गिवन हो, एक का r1 वेक्टर एक का r2 पोजीशन वेक्टर गिवन हो, तो इक्वेशन हम लोग कैसे जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, ये बात भी आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोगों ने एक पार्टिकल को तो ओरिजिन मान लिया और एक आर कैप एक रैंडमली डिफाइन कर लिया हम लोगों ने कि आर कैप जो एक यूनिट वेक्टर होगा वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगा। ठीक है, लेकिन वो आर कैप जो होगा वो हर केस में पोजीशन वेक्टर के हिसाब से चेंज करेगा ना दो चार्ज पार्टिकल्स के लिए। हर बार में चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन तो मान नहीं सकता, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग सिचुएशन यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है क्या, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल Q1 प्लेस है और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल Q2 प्लेस है। ठीक है, Q1 की जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन से मैं बोलता हूं R1 वेक्टर है और Q2 की जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो मैं बोलता हूं R2 वेक्टर। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर हो गया। ठीक है, अब आप बताइए कि इनके बीच में फोर्सेस कितने होंगे। ठीक है, विथ वेक्टर साइन। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे लिखिए, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जब R1 वेक्टर और R2 वेक्टर होगा तो फोर्स वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। हम लोगों को तो फोर्स वेक्टर बस एक ही चीज पता है, k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर इंटू आर कैप, और आर कैप मैंने आप लोगों को बताया था रेडियली आउटवर्ड हम लोग मानेंगे। ठीक है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द टू पार्टिकल्स मानेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन जॉइनिंग सेंटर होगी इन दो पार्टिकल्स की, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये लाइन होगी। ठीक है क्या, करेक्ट। अब इस लाइन के अलोंग ही आर कैप मुझे एज्यूम करना है। अब आप देखिए, इस लाइन के अलोंग मुझे एक वेक्टर चाहिए। ठीक है, उस वेक्टर को मैं यूनिट वेक्टर बनाना तो मुझे आता है, उस वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इस लाइन के अलोंग मुझे वेक्टर तो पता है क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही तो है। Q1 को Q2 तक अगर आप डिस्प्लेस कर दोगे तो यहां से यहां तक एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा ना। अरे बनेगा, वेक्टर्स में यही तो पढ़ते थे हम लोग। ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा और ये वेक्टर कौन सा है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अरे यही तो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग क्या लिखते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर आप लोगों को यहाँ पे डाउट है तो आप मेरे वेक्टर्स का वीडियो देखिए, वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यों है। ठीक है, सिंपली वैसे भी पता चल रहा है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये वेक्टर मिल जाएगा। देख लीजिए, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको O बोल दीजिए, इसको A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए। OAB ट्रायंगल में OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर OB वेक्टर बनेगा। अरे आसानी है, तो इसको ऐड कर दीजिए, R1 वेक्टर प्लस R2 माइनस R1, R2 वेक्टर आ गया ना, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ऐसे आप सोच सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो मुझे इसके अलोंग एक वेक्टर मिल गया है। अब इसका मुझे जो है यूनिट वेक्टर बनाना आता है और इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर हो जाएगा, मैं आर कैप को बोल सकता हूं इस केस में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1। ये आपके पास आर कैप आ जाएगा इस केस में। ठीक है, ये किस केस में आया, जब मैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 निकाल रहा हूं। मैं क्या निकाल रहा हूं, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2। ठीक है क्या,
तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 अगर मैं निकालूंगा तो उसके लिए ये रेडियली आउटवर्ड होगा ना यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैंने आपको यूनिट वेक्टर बताया था रेडियली आउटवर्ड है, तो इस चार्ज पार्टिकल के लिए रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस पार्टिकल के लिए काम करेगा और उस केस में आर कैप ये हो जाएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आ जाएगी के Q1 Q2 बाय आर की जगह मैं लिख दूं क्या, आर क्या है, इन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो आर की वैल्यू है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं लिख देता हूं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और आर कैप वेक्टर आप यहां से लिख लीजिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बड़ी आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। और ये मैंने किस पे फोर्स निकाला, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, सेकेंड पार्टिकल पे निकाला है मैंने फोर्स, क्योंकि इस पार्टिकल पे ही रेडियली आउटवर्ड ये वाला वेक्टर बनेगा। ठीक है, इस पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि मैंने आर कैप को रेडियली आउटवर्ड डिफाइन किया था ऊपर, और इस पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा। इस पार्टिकल पे अगर मैं रेडियली आउटवर्ड की बात करूं तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा, इस पार्टिकल पे मैं रेडियली आउटवर्ड की बात करूं तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा। ठीक है, इस वेक्टर की आप बात कर सकते हैं, ये वाला वेक्टर इस पार्टिकल पे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ठीक है, और रेडियली आउटवर्ड वेक्टर की, तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं यहां से लिख लूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, क्योंकि अब फाइनल पोजीशन कौन सी हो गई है, इस बी पार्टिकल को उठा के आप ए पे ले जाइए, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वही वेक्टर इस पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड बनेगा, ये वाला वेक्टर, और वो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगा। तो फोर्स वेक्टर ऑन फर्स्ट पार्टिकल बिकॉज ऑफ 2 की मैं बात करूं तो उस केस में के Q1 Q2 बाय मॉडुलस ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, ये आर स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट वेक्टर जो होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप जनरलाइज इक्वेशन लिख सकते हैं फोर्सेस की। ठीक है, बहुत आसानी से। ठीक है, तो हम लोगों ने दो पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल किया फोर्सेस की जनरलाइज इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, सेकंड चार्ज पार्टिकल पे मुझे रेडियली आउटवर्ड वेक्टर डिफाइन करना था, तो मैंने आपके पास ए चार्ज पार्टिकल से बी चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज किया, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ बी चार्ज पार्टिकल माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और उसकी जो पोजीशन आई ये वाली आई। ठीक है, ये वाला वेक्टर आया। और अगर जब मुझे ए चार्ज पार्टिकल पे फोर्स वेक्टर डिफाइन करना था तो मुझे ए चार्ज पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड वेक्टर ये वाला डिफाइन करना पड़ा, जिसके लिए मुझे जो है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि जब बी पार्टिकल ए चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करेगा तो वो वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो उसका रेडियली आउटवर्ड वेक्टर होगा उस फोर्स के लिए। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स की बात करूं, ठीक है, तो वहां पे उस केस में मैं इस तरह से फोर्स डिफाइन करूंगा। करेक्ट है बात। तो दोनों चार्ज पार्टिकल को मैंने पॉजिटिव ट्रीट किया है, अगर नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली साइन जो है रिवर्स हो जाएगा आर कैप का माइनस आर कैप के अलाउंग। राइट, अगर यहाँ पे सपोज Q1 Q2 में कोई भी नेगेटिव होता है तो इसका जो साइन था आर कैप का, जो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर था, वो R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं के Q1 Q2 बाय कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को मैंने नेगेटिव ले लिया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, माइनस माइनस साइन ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर को मैंने लिख दिया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इस तरह से आप देखिए इस पे जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और वो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में हो जाएगा इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलाउंग। राइट, तो इस तरह से आप चीजें डिफाइन कर सकते हैं अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर गिवन हो उस केस में। तो आप लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से, ठीक है, आपको फोर्स की एक जनरलाइज इक्वेशन बताई कि फोर्स की जनरलाइज इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उससे पहले हम एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं। अगर सिस्टम में मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल्स हो, ठीक है, सिस्टम हैज मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल्स, तो उस केस में फोर्स हम लोग किस तरह से निकालेंगे।
ठीक है, तो देखिए सपोज एक सिस्टम है जिसके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 एंड पार्टिकल 4। ठीक है, अब मुझे फोर्स ऑन फर्स्ट निकालना है। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो कुछ नहीं है, मैं सुपर इंपोज कर दूंगा बस फोर्स ऑन पार्टिकल 1। ठीक है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वेक्टोरियल एडिशन ऑफ फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 प्लस वेक्टोरियल एडिशन ऑफ फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3 प्लस फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 4। इन तीनों का आप वेक्टर एडिशन कर दीजिए। ठीक है, हर की एक डायरेक्शन आएगी। सेकंड पार्टिकल इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, थर्ड पार्टिकल इसका इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, और फोर्थ पार्टिकल इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, सारों को मैं सेम चार्ज का मान रहा हूं। अगर जो भी ऑपोजिट चार्ज का होगा वन पार्टिकल से, जिसका भी ऑपोजिट नेचर होगा, तो फोर्स अट्रैक्शन हो जाएगा, टुवर्ड्स ईच अदर हो जाएगा। ठीक है, सबको मैं सेम चार्ज का मान रहा हूं, सेम साइन के चार्जेस मान रहा हूं, सेम काइंड ऑफ चार्ज मान रहा हूं, तो उसमें सब में रिपल्शन फोर्स होगा और वो इस डायरेक्शन में होगा। बस ये तीनों का आप वेक्टर एडिशन कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम में अगर मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो आप उसका वेक्टर एडिशन कर लीजिए, क्योंकि फोर्स का हम लोगों ने इक्वेशन लिखना सीख लिया है। ठीक है, फोर्स के लिए हम लोग इक्वेशन लिखना जानते हैं। ठीक है, विथ वेक्टर साइन एंड विथ मैग्नीट्यूड कंप्लीट इक्वेशन हम लोग जानते हैं। अब सीधा बस इनको ऐड करना है, हमें नेट फोर्स आ जाएगा। राइट, ओके। देखिए इसी इक्वेशन में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को सबका पोजीशन वेक्टर गिवन होता, ठीक है, हर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर आप लोगों को गिवन होता ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो फोर्स निकालना कितना आसान हो जाता आप लोगों के लिए, देखिए। राइट, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करता हूं आप लोगों के लिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा कि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरह से चीजें करी जाती हैं। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज r1 वेक्टर गिवन है, r2 वेक्टर इसका गिवन है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर गिवन है आपको, इसका पोजीशन वेक्टर आपको r4 वेक्टर गिवन है, और फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आपको r1 वेक्टर गिवन है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप लोगों को गिवन है, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r4 वेक्टर और r3 वेक्टर। अब देखिए आपको फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल निकालना है क्या, तो फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल के लिए जब मैं फोर्स ऑफ ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 बोलता हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए k q1 q2 बाय मॉडुलस ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का क्यूब r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। यही चीज हम लोगों ने ऊपर सीखी थी। मुझे तो बस q1 चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे उससे रेडियली आउटवर्ड एक वेक्टर चाहिए, और उसके रेडियली आउटवर्ड वेक्टर कौन सा होगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये रेडियली आउटवर्ड वेक्टर होगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, तो मैं ये वेक्टर को बोल देता हूं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। दिस वेक्टर इज r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, तो इसी को मैं r कैप बनाने में यूज करता हूं। r कैप की वैल्यू हो जाएगी r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर बाय डिटर मॉडुलस ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। मॉडुलस को हमेशा मैग्नीट्यूड बोला जाता है, राइट, इसलिए मॉडुलस का शब्द यूज करता हूं क्योंकि वो मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है। और फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3 को भी मैं लिख सकता हूं k q1 q2 के टर्म्स में, बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, k q1 q2 बाय मॉडुलस ऑफ r1 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर का क्यूब, और यहां से r1 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा r3 माइनस r1 नहीं लिखना है आप लोगों को, क्योंकि r कैप रेडियली आउटवर्ड हम लोग एज्यूम करके चले हैं, r कैप हम लोग रेडियली आउटवर्ड मान के चले हैं, तो r3 से r1 की ओर वेक्टर चाहिए, r1 से रेडियली आउटवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए। तो इस डायरेक्शन में वेक्टर कौन सा लेंगे हम लोग, फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ 3। ठीक है, प्लस k q1 q4, इसको यहाँ पे q3 होगा, डिवाइडेड बाय r1 वेक्टर माइनस r4 वेक्टर का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय r1 वेक्टर माइनस r4। ठीक है, तो कितने आसानी से देखिए आप फोर्स लिख सकते हैं।
फर्स्ट पार्टिकल पे, अगर आपको सारे पोजीशन वेक्टर गिवन हो, अगर आप लोगों को जनरल इक्वेशन ऑफ फोर्स पता है कि किस तरह से फोर्स की जनरलाइज इक्वेशन लिखी जाती है, राइट। मैंने आपको बताया कि अगर चार्जेस यहाँ पे नेगेटिव भी हो जाते, अगर चार्जेस आपके पास यहाँ पे नेगेटिव भी हो जाते, कोई नेगेटिव भी होता, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आप लिखते, क्योंकि चार्जेस हम हमेशा विद साइन सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है ये वेक्टर, ठीक है। जो रेडियली आउटवर्ड माने थे वो रेडियली इनवर्ड हो जाता, जो कि एक अट्रैक्शन फोर्स होता, राइट। तो इस तरह से आप फोर्सेस निकाल सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको अलग अलग अब न्यूमेरिकल्स करने हैं, कंसेप्ट बस इतना ही है कूलम्ब्स लॉ का। बस एक कंसेप्ट यहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद कवर करूंगा, और वो कंसेप्ट है परमिटिविटी का कंसेप्ट, राइट। तो बस आप इतना पढ़ लीजिए कूलम्ब्स लॉ में, इतना ही कंसेप्ट मोर देन सफिशिएंट है आपके सारे एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो मैं जो है कूलम्ब्स लॉ पे फोर्सेस का जब परमिटिविटी कराऊंगा, तो कूलम्ब्स लॉ पे फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के पे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं वहीं पे कैटर करूंगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस पे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लूंगा कूलम्ब्स लॉ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इस वीडियो के नीचे जो लिंक गिवन है, वहां पे आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक एचसी वर्मा के जो मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस छांट रखे हैं, वो मैं वहां पे आप लोगों को दूंगा। तो वो पीडीएफ में फॉर्म में होंगे वहां पे, तो उनको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, उन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे वो क्वेश्चंस, राइट। तो इसी वीडियो के नीचे जो लिंक मिलेगा, आप वहां पे क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं और वो क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिए। वो कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। और कोई भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों से नहीं बनते हैं, तो आप लोग मुझे मेल कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगा, ताकि आप लोग सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस वीडियो में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं ashrajacademy@gmail.com पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक माई वीडियोस, बिकॉज इट इज द ओनली मोटिवेशन दैट आई हैव। मैं किसी कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैंने पैसे के लिए सब वीडियो शूट नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए वीडियो शूट किया है। सो आई होप कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।